ये कहानी है 2002 में खेली गई हेडिंग्ले टेस्ट की, जहां पे अंग्रेज अपने आप को अजय मानते थे। हेडिंग्ले का मैदान अंग्रेजों का गुरूर था, उनका घमंड था। हेडिंग्ले अंग्रेजों का गढ़ था। ये एक ऐसा दुर्गम किला था जिसे फतह करना किसी भी मेहमान टीम के लिए आसान नहीं था। उस ग्राउंड के पीछे खूंखार थी। कहा जाता है कि हेडिंग्ले में जब भी बारिश होता था उस ग्राउंड पर शैतान जाग जाता था और ऐसा तांडव मचाता था जिससे घबराकर बल्लेबाज अपना विकेट फेंककर पवेलियन भाग जाते थे या फिर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। इससे पहले कि हम उस हेडिंग्ले टेस्ट की रफ्तार रूपी शैतान की तरफ बढ़े, आप अपना प्यार दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर एक बार यादों की दुनिया में भारतीय टीम की तरफ चलते हैं। साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद सौरव गांगुली ने जिस तरीके से टी शर्ट को लहराया था, उसे देखकर इंग्लैंड टीम और उसके कप्तान नासिर हुसैन का पारा गर्म था और भारतीय टीम से इसका बदला लेने के लिए नासिर हुसैन की टीम बेताब थी। आगे दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी थी, जिसका पहला टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया, जहां अंग्रेजों ने भारतीय टीम को बुरी तरह से हराया और नेटवेस्ट ट्रॉफी में मिली हार का बदला लिया। दूसरे टेस्ट में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ज्यादातर समय अंग्रेज हावी रहे भारतीय टीम पर, मगर अंत में भारतीयों के दिलेरी ने दूसरे टेस्ट मैच को ड्रा करा दिया, जिसे देखकर इंग्लिश टीम के साथ इंग्लिश मीडिया भी बौखला गई और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया। किसी ने लिखा, सचिन में तो वो क्षमता ही नहीं कि मैच को जिता सके। किसी ने कहा, द्रविड़ को तो रन लेना बंद कर दो तो वो दबाव में आकर आउट हो जाएगा, और गांगुली को तो सिर्फ गुस्सा दिला दो बस आउट हो जाएगा। बचे भारतीय गेंदबाज ये तो इंग्लैंड का 20 विकेट निकाल ही नहीं सकते हैं। कुछ इसी तरह के अटकलों से माहौल गर्म था। इन सारे अफवाहों के बीच भारतीय टीम हेडिंग्ले पहुंची अपना तीसरा मैच खेलने के लिए, जहां भारतीय टीम 1986 के बाद कभी जीती ही नहीं थी। हेडिंग्ले की खतरनाक पिच भारतीयों की कब्रगाह मानी जाती थी। इस पिच के बारे में कहा जाता है कि अगर मैदान के ऊपर बादल उमड़ आए या 1-2 दिन पहले बारिश हो जाए तो पिच पर रफ्तार रूपी दैत्य जाग जाता था, जो अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को अपने रफ्तार से ढेर कर देता था, जिससे बाउंस अनियमित हो उठता था। कभी गेंद घुटनों के नीचे रह जाता तो कभी सीधे छाती और सर तक पहुंच जाता था, जिससे बल्लेबाजों की जान पर बनाती। हेडिंग्ले के पिच में एक और बात थी, अगर बारिश न हो तो वही पिच सामान्य खेल दिखाता था, मगर भारत का दुर्भाग्य कि हेडिंग्ले पहुंचते ही बारिश ने भी दस्तक दे दी और हेडिंग्ले के मैदान पर सोए हुए रफ्तार रूपी दैत्य एक बार फिर जाग गया, जिससे अंग्रेज बहुत खुश थे। मगर सौरव गांगुली के सामने समस्याएं विकट थी। उनके ओपनर वसीम जाफर 2 मैचों में कुछ नहीं कर सके थे। ऐसे में प्रैक्टिस मैच के दोनों ओपनर सामने थे, शिव सुंदर दास और संजय बांगर। दास जहां 200 से ज्यादा रन बनाकर आए थे, वहीं बांगर कुछ खास नहीं कर सके थे। ऐसे में सभी को लग रहा था कि दास ही सही रहेंगे, मगर दादा ने सभी के उम्मीदों के विपरीत बांगर को चुना। इसके पीछे संजय बांगर का बैटिंग ऑलराउंडर होना भी था, जो जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस भी डाल सकते थे, जिससे भारतीय टीम को मजबूती मिलती और सहवाग के साथ बांगर दास की अपेक्षा ज्यादा देर तक टिक कर खेल सकते थे। अब बात गेंदबाजों पर आ गई थी। हेडिंग्ले की मिजाज को देखते हुए तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला था। ऐसे में दादा के सामने सवाल था कि अपने मुख्य दोनों स्पिनर अनिल कुंबले और हरभजन के साथ मैदान पर जाए या किसी एक के साथ जाए। ऐसे में अनिल कुंबले ने कहा, हम अपनी ताकत के साथ जाते हैं और अपना बेस्ट टीम उतारते हैं। इशारा साफ था स्पिन आक्रमण के साथ जाने का। ऐसे में द्रविड़ ने भी कुंबले का समर्थन किया। अब दादा ने एक बार सभी का चेहरा देखा और मुस्कुराकर मान गए। सुबह गांगुली के कदम मैदान पर टॉस के लिए बढ़ रहे थे
और ड्रेसिंग रूम में सभी यही दुआ कर रहे थे कि दादा टॉस जीत जाए, क्योंकि हेडिंग्ले की पिच पर टॉस जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो भी टॉस जीता वो पहले गेंदबाजी ही करने वाला था। टॉस के सिक्का उछला और दादा के पक्ष में गिरा, जिसे देखकर अंग्रेज कप्तान का चेहरा लटक गया। मगर जैसे ही दादा ने बल्लेबाजी का फैसला किया, अंग्रेज कप्तान सौरभ गांगुली के बेवकूफी पर मुस्कुराने लगा, जबकि मैच रेफरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोबारा गांगुली से पूछा, क्या आप सचमुच में बैटिंग करना ही चाहते हैं? दादा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं बैटिंग ही करना चाहता हूँ। इस पर मैच रेफरी मुस्कुराते हुए गांगुली को गुड लक कहा। अब दादा के इस अटपटे फैसले से ड्रेसिंग रूम में हड़कंप मच गया और उधर मैदान पर भारतीय समर्थक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सौरभ गांगुली पागल हो गया है, इसे कप्तानी से हटाओ। अब फैंस का ये रिएक्शन होना स्वाभाविक था, क्योंकि पहले बैटिंग करने का मतलब था खुदकुशी करना, अपने बल्लेबाजों को मौत के मुंह में झोंक देना। क्योंकि बरसात के बाद इस मैदान पर रफ्तार का वो दैत्य जाग जाता था, जो अपने बाउंसर रूपी हथियार से बल्लेबाजों पर ऐसे प्रहार करता था जिससे बल्लेबाज घबरा कर अपना विकेट फेंक कर पवेलियन लौट जाता था या फिर सीधे चोटिल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता था। मगर सौरभ गांगुली इन सब बातों से बेखौफ थे और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी सोच थी कि किसी भी तरह से चौथी पारी में अंग्रेजों को 200 रन देना है, जिससे उनके स्पिनर कुछ कर सके। इसी सोच के साथ शुरू हुआ वो खूंखार जानलेवा मैच। सहवाग और संजय बांगर ओपनिंग के लिए आए, जिसे देखकर इंग्लिश तेज गेंदबाजों की आंखें ऐसे चमक उठी और ऐसे उतावले होने लगे मानो कोई भेड़िया मेमने को देखकर दबोचने के लिए उतावला होता है। दोनों तरफ से रफ्तार के सौदागरों ने गेंद को लहराने लगे, मानो अपने रफ्तार में भारतीय बल्लेबाजों को बहा ले जाना चाहते हो। और बहुत जल्द ही इन खतरनाक गेंदबाजों के हाथों लगा उनका पहला शिकार सहवाग के रूप में, और 8 के स्कोर पर उन्हें दबोच लिया। अब तक सहवाग ही थे जो अंग्रेजों के आक्रमण को दोनों मैचों में डटकर सामना किया था और पहले मैच के शतकवीर थे। मगर हेडिंग्ले में उन्हें आउट होते देख और सारे प्रशंसक के साथ भारतीय खिलाड़ी चिंतित हो उठे और गांगुली के पहले बैटिंग करने के फैसले को कोस रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल था कि अंग्रेज गेंदबाजों की रफ्तार को कौन रोकेगा, उनके तीखे जानलेवा बाउंसर को कौन झेलेगा। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही चेहरा कौन रहा था, भारतीय दीवार राहुल द्रविड़ का। एक वही थे जो हेडिंग्ले के रफ्तार रूपी दैत्य का सामना कर सकते थे और तेज गेंदबाज अंग्रेजों पर लगाम लगा सकते थे। ऐसे में जब द्रविड़ का मैदान पर आगमन हुआ तो फिरटाफ अपने आदत के अनुसार उन्हें छेड़ते हुए कहा, इस भारतीय दीवार पर इतने बाउंसर बरसाओ कि उड़ता हुआ ये दीवार खुद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए चला जाए। बस क्या था, दोनों तरफ से अंग्रेजों ने अपने तीखे जानलेवा बाउंसर गेंदे बरसाना शुरू कर दिया। द्रविड़ खामोशी से खेलते रहे। इस दौरान उन्हें हर जगह चोट लगी, उनके टी शर्ट लाल हो उठे। अब द्रविड़ भली भांति जान चुके थे कि अंग्रेज उनका विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें मारकर जख्मी करना चाहते हैं। खेल आगे बढ़ता रहा और द्रविड़ मार खाते रहे, फिर भी उनके होठों पर एक मुस्कान थी। वो सोच रहे थे, चलो जब तक ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं तब तक हमारे विकेट सुरक्षित है, क्योंकि जब तक वो हमें मार रहे हैं तब तक ना बोल्ड होने का डर, ना LBW का खतरा, और अगर मैं अपना बैट ही ना चलाऊं तो कैच भी नहीं हो सकता। तो चलो तब तक मैं उनके तीखे गेंदों को झेलता रहूंगा और ये अपना वक्त यूं ही बर्बाद करते रहेंगे, और तब तक शायद पिच भी सूख जाएगी और बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। राहुल द्रविड़ और संजय बांगर टाइम पास करते रहे। अब धीरे धीरे अंग्रेजों के सब्र का बांध टूटने लगा और अपनी लाइन लेंथ से भटकने लगे, जिसका दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लंच के बाद जब राहुल द्रविड़ और संजय बांगर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो पूरा ड्रेसिंग रूम खुश था। सभी दोनों के साहसी पारी की तारीफ कर रहे थे।
राहुल द्रविड़ से भारतीय कोच जॉन राइट ने कहा, अगर तुमने यहाँ सेंचुरी मारी तो ये पारी तुम्हारे क्रिकेट जीवन के सबसे बेहतरीन पारियों में से एक होगी। अब राहुल द्रविड़ भला क्या कहते, वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। उनका दिलो और दिमाग अब भी मैदान पर था और वो ये जानते थे कि मैदान पर जाने के बाद एक बार फिर उनका स्वागत वैसा ही होगा जैसे कुछ देर पहले हो रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेजों पर उनका कोच डकन फ्लेचर बरस रहे थे। लंच के बाद फिर खेल शुरू हुआ और अंग्रेज गेंदबाजों ने एक बार से फिर दोनों पर धावा बोल दिए और अपनी उसी रणनीति से दोनों के शरीर पर गेंदों से प्रहार करने लगे। अब उस जानलेवा बाउंसर के आतंक से संजय बांगर अपने आप को ज्यादा देर तक न बचा सके और 268 गेंदों पर 68 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। बांगर के बाद पिच पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आए और उन्हें कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि वो अपने करियर के सबसे तेज और खतरनाक पिच पर खेल रहे हैं। वो सोचकर हैरान थे कि अब तक राहुल द्रविड़ और संजय बांगर इन तेज गेंदबाजों का सामना कैसे किया होगा, क्योंकि पिच अब भी गीली थी। राहुल द्रविड़ ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 220 गेंद खेलकर 5.5 घंटे बैटिंग करके अपना शतक पूरा किया। तब सचिन ने उस पारी को उनके जीवन का सबसे बेहतरीन पारी का दर्जा दिया था। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारतीय पारी 236 रन पर समाप्त हुआ। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। अब भी पिच का रफ्तार रूपी दैत्य शांत नहीं हुआ था, मगर आज कुछ गेंदबाजों को टारगेट बनाया जा सकता था। दोनों ने पहले संभल कर खेला, फिर दोनों ने तेज तर्रार पारी खेलते हुए भारत का स्कोर 350 रनों के पास पहुंचा दिया। उसके बाद लंच से ठीक पहले राहुल द्रविड़ 148 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय कप्तान गांगुली आए, जिन्हें देखकर अंग्रेजों में फिर से जान आ गई। जो अब तक हताश, थके और पीटे हुए दिख रहे थे, वो एकदम से उठ खड़े हुए और अंग्रेजों ने ये तय किया कि अब मैच चाहे हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, मगर सौरव गांगुली को सबक सिखाना जरूरी है। मैदान से सही सलामत गांगुली ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए। इन्हीं सोच के साथ अंग्रेज गेंदबाज सौरव गांगुली पर अपने घातक बाउंसर के साथ दादा पर टूट पड़े। इन गेंदबाजों में सबसे आगे था एंड्रू फिलटॉप, जिसे अपने रफ्तार का गुरूर था। गांगुली और क्रिकेट के भगवान के साथ उन अंग्रेजों की लड़ाई भयानक रूप ले चुकी थी, मानो ये क्रिकेट के मैदान नहीं बल्कि ये बॉक्सिंग रिंग हो, जहां एक गेंदबाज गांगुली पर अपने तीखे बाउंसर बरसाकर हटता नहीं कि दूसरा लाइन में खड़ा रहता अपनी तूफानी गेंदों से दोनों को आहत करने के लिए। खासकर फिलटॉप गांगुली को निशाना बना रहा था और दादा को ऐसे पीटते देख सचिन ने दादा से कहा कि तुम अब स्पिन गेंदबाजों को देखो और मैं फिलटॉप को देखता हूँ। चाहे रन बने या न बने, हम दोनों अपने चुने हुए गेंदबाजों को ही खेलेंगे। अब ऐसा ही शुरू हुआ। दादा स्पिन को खेलने लगे और सचिन फिलटॉप को। अब फिलटॉप सचिन पर अपना गुस्सा उतारने लगा, क्योंकि सचिन बार बार फिलटॉप के सामने आ जाते थे गांगुली को बचाने के चक्कर में। ऐसे में फिलटॉप ने सचिन को ऐसी पिटाई की बाउंसर गेंदों से कि सचिन का टी शर्ट लाल हो उठा। अब लंच के बाद जब दोनों पवेलियन लौटे तो दादा ने अपना पैड उतारते हुए कहा, वो बीच वाला फिलटॉप का स्पेल हमने क्या झेला है। तब सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने झेला है साले, मैंने झेला है। अब सचिन को पहली बार गाली देते हुए सभी सुन रहे थे। सभी भौचक्के होकर सचिन को देखने लगे। फिर गांगुली के हंसने पर सभी हंस पड़े। अब लंच के बाद सचिन और गांगुली अंग्रेज गेंदबाजों पर टूट पड़े और अब उनके बाउंसर को पुल और हुक करके बाउंड्री से बाहर पहुंचा रहे थे। लास्ट के घंटों में सचिन और गांगुली T20 खेलने लगे, मानो दोनों को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था। साफ था पिच सामान्य हो चला था। जब तक गांगुली आउट हुए, दोनों ने 11 ओवर में 96 रन ठोक डाले, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने पर सचिन जहां 145 रन पर नबाद लौटे, वहीं गांगुली 75 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर उछाल मारता हुआ 548 रनों पर जा पहुंचा। तीसरे दिन सचिन 196 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह से भारत 8 विकेट पर
628 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। तब इंग्लिश मीडिया भारत का मनोबल तोड़ने के लिए बयानबाजी कर रहा था। उसकी लाइन थे, भारत इस मैच को हार नहीं सकता मगर जीत भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत हेडिंग्ले में 20 विकेट नहीं ले सकता। मगर गांगुली ने तो कुछ और ही ठान रखा था। अभी इंग्लिश पारी के 8 ओवर ही गुजरे थे कि दादा ने अनिल कुंबले को लगा दिया। चुनौती साफ था, अगर तुम मार सकते हो तो मारो। स्पिन आक्रमण देख दोनों अंग्रेज बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया, जिसका खमियाजा इंग्लैंड को 17वें ओवर में मार्क बूचर के रूप में आउट होकर भुगतना पड़ा। तो वहीं हरभजन सिंह ने नासिर हुसैन को अपने फिरकी में फंसाकर चलता किया, मगर माइकल वॉन 70 गेंदों पर 50 रन बनाकर अब भी डटे हुए थे। लेकिन 35वें ओवर में अजीत अगरकर उनका काम तमाम करते हुए पवेलियन की राह दिखाई। चौथे दिन दोपहर के खेल समाप्त होने के बाद जब इंग्लिश बल्लेबाज खेलने आए तो हल्की सी बरसात हुई। फिर क्या था, एक बार फिर रफ्तार का दैत्य जाग खड़ा हुआ। अब गांगुली ने भी जहीर खान और अगरकर को खुली छूट दे दी, जितना मार सकते हो उतना अंग्रेजों को मारो। फिर क्या था, जहीर और अगरकर ने अंग्रेजों को वही घाव देना शुरू किया जो पहली पारी में अंग्रेजों ने दी थी। जहीर और अगरकर के मार के आगे अंग्रेज टिक ना सके। रही सही कसर हरभजन ने पूरा कर दिया और पूरी इंग्लिश टीम 273 रनों पर ढेर हो गई। सौरभ गांगुली ने इंग्लैंड को फॉलोऑन कराकर एक बार फिर अंग्रेजों को खेलने के लिए बुलाया। तो दादा ने एक बार फिर उन्हीं रणनीति के साथ अपने गेंदबाजों को लगा दिया, इन्हें जहां मार सकते हो और जितना मार सकते हो मारो। भले ही मैच जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने द्रविड़, बांगर, सचिन और हमें मारा है, उसका बदला चुकता करना जरूरी है। फिर क्या था, जहीर और अगरकर किसी भूखे शेर की भांति अंग्रेजों पर टूट पड़े, मगर नासिर हुसैन खूंटा गाड़कर खड़े हो गए और चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक आउट नहीं हुए। अब अंतिम दिन इंग्लैंड को अपने 8 विकेट बचाना था, मगर दादा भी इस अंतिम दिन का ही इंतजार कर रहे थे जब उनके स्पिनर गेम में आ सके, और 10वें ओवर के बाद ही दादा अनिल कुंबले को लेकर आ गए। मगर नासिर हुसैन अब भी डटे हुए थे और जब दोपहर तक शतक बनाकर खेल रहे थे तो अंग्रेजों को लगा कि ये मैच ड्रा हो जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद अनिल कुंबले ने नासिर हुसैन का काम तमाम कर दिया और दादा के मन में जीत की उम्मीद जगा दी। अब आया दादा का सबसे बड़ा जानी दुश्मन और इस खूनी खेल का सूत्रधार एंड्रू फिलटॉप, जिसे दादा खास तौर से ढूंढ रहे थे। दादा ने जहीर खान से कहा, जहीर भाई, इससे हिसाब पूरा करना है, इसे तुम जितना मार सकते हो मारो, जहां मार सकते हो मारो। फिर क्या था, जहीर खान ने ऐसा बाउंसर मारा कि गेंद सीधे एंड्रू फिलटॉप की सर पे जा लगी और फिलटॉप बौखलाकर जहीर खान से झगड़ने लगा। मामला इतना आगे बढ़ा कि मैच को रोकना पड़ा। फिर अंपायरों ने समझाकर मैच चालू कराया, मगर जहीर खान कहां मानने वाले थे। फिर अगले ही बॉल पर बाउंसर से स्वागत किया, जिसे फिलटॉप संभाल न सका और कैच थमाकर चलता बना। फिलटॉप के जाने के बाद अंग्रेज भारतीय आक्रमण को झेल न सके और पूरी टीम धराशायी हो गई और इस हेडिंग्ले के खूंखार पिच पर एक पारी और 46 रन से अंग्रेज हार गए। भारत हेडिंग्ले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अंग्रेजों के रफ्तार का घमंड तोड़ दिया।